अंजलि एक शिव भक्त थी जो बिना अपने भोले भंडारे को जल अर्पित किए पानी का एक बूंद भी नहीं पिया करती थी। अंजलि अपनी सास कोमल और पति रवि के साथ रहा करती थी। अंजलि का पति रवि कोई काम नहीं करता था और पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। अंजलि और उसकी सास कोमल रवि से काफी परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अंजलि की शादी को भी काफी समय हो चुका था, पर अब तक उसकी गोद सूनी थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजलि सुबह उठकर मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। उस बच्चे को रोता हुआ देख अंजलि उस बच्चे के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे बच्चे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? लगता है ये बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया है और शायद इसे भूख लगी है, इसीलिए ये इतना रो रहा है। अच्छा बच्चे, तुम रो मत, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना बोलकर अंजलि उस बच्चे को चुप करवा देती है और अपने साथ खाना खिलाने ले जाती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और उससे अपने बच्चे को छीनकर अंजलि से बोलती है, डायन कहीं की, खुद की गोद तो सूनी है, इसीलिए सोचती है कि दूसरे के बच्चे को भी खा जाओ। दूर रहना मेरे बच्चे से, खबरदार। अगर आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे के आसपास भटकी तो। तुम्हारा बच्चा भूख से रो रहा था, बस इसीलिए मैं उसे। बस कर, डायन कहीं की, चुप हो जा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरे बच्चे पर भी पड़े, समझी? इतना बोलकर वो औरत अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारी अंजलि रोती हुई घर जाती है और अपने शिवजी जी के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास कोमल आती है और अंजलि को इस तरह से रोता हुआ देख उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? माँ जी, क्या मैं इतनी ज्यादा मनहूस हूँ कि अगर मेरा साया किसी पर पड़ा तो उसकी खुशियाँ ही उजड़ जाएंगी। माँ जी, मुझसे अब लोगों के ताने और नहीं सहे जाते। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो अब तक मेरी गोद सूनी है? बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो मेरे घर की वो लक्ष्मी है जिसके आने के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। माँ, अगर मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ तो मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे घर में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं, पर अब तक मेरी गोद सूनी है। रवि, जो नशे से दूर रहा करते थे, वो आज अपने दोस्तों के साथ पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और रात को भी नशा करके आते हैं। कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं तो नहीं? और अंजलि सबसे बात करना बंद कर देती है। देखते ही देखते सावन का महीना आ जाता है और इस सावन में हर साल की तरह अंजलि सोमवार का व्रत रखती है। हमेशा की तरह आज भी अंजलि अपने शिवजी जी को जल चढ़ाने जाती है और जल चढ़ाने लगती है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ भगवान शिवजी जी का आशीर्वाद लेने उस मंदिर में आई थी। उस औरत के गोद में नन्हा सा बच्चा देखकर अंजलि की आंखें झलक पड़ती है। अंजलि के आंसू देख मंदिर के पुजारी अंजलि से बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी, रो नहीं तो क्या करूं? और क्या करूं? जब से होश संभाला है बस शिव जी की पूजा की है, परंतु न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो शिव जी ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मेरी शादी को इतने साल हो गए, पर अब तक मेरी गोद नहीं भरी। मेरा पति जो नशे से दूर रहता था, वो अब हर वक्त नशे में डूबा रहता है। गांव वालों के ताने मुझसे अब और नहीं सहे जाते। दिल तो करता है मर जाऊं। अरे बेटा, तुम एक शिव भक्त हो, ऐसे निराश मत हो। अपने भगवान पर भरोसा रखो। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, परंतु कभी उसका बुरा नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम भी कावड़ लेकर जाओ। तुम जब शिव जी के दरबार पर जाओगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। पुजारी की बात सुनकर अंजलि की जान में जान आती है और वह घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे भी कांवड़ लेना है। इस सावन मैं भी कांवड़ लेकर जाऊंगी। शायद शिव जी के दरबार जाकर ही मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अगर ऐसा है ना बहू, तो तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी।
अंजलि और कोमल कावड़ ले जाने की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत जल्द वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर निकल पड़ती हैं। वो दोनों पूरा रास्ता पैदल ही तय करती है। अंजलि कावड़ लेकर शिवजी जी का नाम लिए चल पड़ती है तो उसी के पीछे उसकी सास कोमल भी शिवजी जी का नाम लेकर उसके साथ चल रही होती है। जय भोले बम बम भोले। वो दोनों कावड़ यात्रा के लिए चल ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि की नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कावड़ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब वो थक चुके थे और वो कावड़ को नीचे नहीं रख सकते थे। इतना सब होने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति कावड़ को लिए जा रहा था, लेकिन अब उन्हें चक्कर आने लगता है। उनके डगमगाए कदम देखकर कोमल जल्दी से जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को संभालते हुए उसे बोलती है, भाई साहब, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना कांवड़ दे दीजिए और मेरे थैले में कुछ खाने को रखा है, आप उसे खा लीजिए। क्या पता खाने के बाद आप में थोड़ी शक्ति आ जाए और आप अपने कांवड़ को उठा के आराम से आगे जा पाएं। इस तरह से अंजलि की सास उस बूढ़े व्यक्ति से कावड़ ले लेती है और अपना खाना भी उसे दे देती है। खाना खाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल से बोलता है, बहन, तुमने मेरी मदद की, परंतु अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। अब मैं अपना कावड़ ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से अपना कावड़ लेकर चलने लगता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और कुछ देर पर उन्हें कावड़ियों के लिए एक शिविर नजर आता है, जहाँ रुककर कोमल और अंजलि खाना खाते हैं और रात बिताकर एक बार फिर से सभी कावड़िया अपना अपना कावड़ लेकर चलने लगते हैं। लेकिन अंजलि के पैरों में छाले आ चुके थे, जिस वजह से उसे बुखार हो जाता है। अपनी बहू को बुखार में तपता देख कोमल अंजलि से बोलती है, बहू, तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। तू एक काम कर, ये कावड़ मुझे दे दे। माँ जी, मेरे होते हुए आप? बस कर, बहुत हो गया बहू। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरे अंदर बहुत ताकत है, इसीलिए अब मैं जो कहूँगी वो तुझे करना पड़ेगा। चुपचाप ये कावड़ मुझे दे दे। इतना बोलकर कोमल वो कावड़ ले लेती है और कावड़ यात्रा का सफर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। अब अंजलि की भी तबीयत पहले से ठीक थी, जिसके बाद अंजलि अपनी सास से कावड़ ले लेती है और वो दोनों हरिद्वार के पवित्र गंगा में गंगा स्नान करते हुए और जल लेकर नीलकंठ के लिए निकल जाते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अंजलि और कोमल के अलावा और भी काफी लोग थे जो वहाँ कावड़ लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर नीलकंठ पहुंचकर अपना कावड़ वहाँ रख देते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करके घर आते हैं। और जब कोमल और अंजलि आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि रवि ने उन दोनों के आने का पूरा प्रबंध कर रखा है और वो नहा धोकर अंदर घर जाते हैं, जहाँ रवि अंजलि से बोलता है, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं गलत संगति में पड़ गया था और रास्ता भटक गया था, परंतु आज जब पुलिस ने आकर उन बदमाशों को धर दबोचा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और पहले की तरह काम करूंगा, पर तुम्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। अपने पति को पहले की तरह देख अंजलि को अपनी आस्था श्रद्धा पर विश्वास हो जाता है और वो महादेव का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन इसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और जब रवि अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि अंजलि माँ बनने वाली है। इससे अंजलि की जिंदगी के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। बेहद घमंडी पैसे वाली लड़की थी। रंग रूप में काली होने की वजह से उसको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उसकी माँ अनुराधा और पिता मुरारी प्रसाद उसके इस चिड़चिड़े स्वभाव से बेहद परेशान थे। दूसरी तरफ जन्नत अपने काले रंग को छुपाने के लिए हैवी मेकअप का सहारा लिया करती थी। एक दिन कॉलेज पार्टी में जन्नत हैवी मेकअप के साथ बंद गले की एक ड्रेस पहनकर कॉलेज पार्टी में जाती है, जहां उसको देखकर सब लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। उन्हीं में से एक मानव नाम का लड़का बोलता है, अबे यार, ये पटाखा कौन है? क्या चीज है यार, भगवान ने इसको बड़ी फुर्सत से बनाया है। मानव की ये बात पास खड़ी जन्नत की दोस्त आरुषि सुन लेती है।
जो उसके पास जाकर उसे बोलती है। जिस लड़की को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हो ना, मैं उसकी दोस्त हूँ। और हाँ, जो वो दिख रही है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। अरे साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहती हो? यही कि ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की बेहद काली है। अपने काले रंग को छुपाने के लिए 2.5 किलो मेकअप लगाती है। अब भी इसने यही किया हुआ है। यकीन ना हो तो इसके पैर देख लो। ऊपर से नीचे तक कहीं भी जन्नत का काला रंग नजर नहीं आता, सिवाय उसके पैरों के। मानव उसके पैरों पर नजर घुमाता है तो उसको जन्नत की सच्चाई पता लगती है। तभी मानव बाहर से एक पानी की बाल्टी लेकर आता है और सबके सामने जन्नत के मुंह पर पानी की बाल्टी से पानी डाल देता है। पानी की वजह से जन्नत का सारा मेकअप धुल जाता है और उसका काला चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर जन्नत अपने पापा को कॉल लगा के सारी बात बता देती है। जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ खड़े मानव को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। तभी गुस्से में तिलमिलाता हुआ मानव बोलता है, पैसों के दम पर मुझे कॉलेज से निकलवाया ना, पर याद रखना तेरा ये काला चेहरा काला ही रहेगा। कल्लो माई, तेरा पैसा भी तुझे गोरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर मानव वहाँ से चला जाता है और जन्नत भी गुस्से में अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठते हुए अपने नौकर को आवाज लगाते हुए कहती है, अबे ओ गिरधारी कहाँ मर गया? जल्दी आ, पानी ला मेरे लिए। गिरधारी लाल पानी लाते हुए बोलता है, एक तो ये जन्नत मैडम की ना तो शक्ल है और ना ही सूरत, बस मालिक के पैसों और प्यार ने सर चढ़ा रखा है। इससे अच्छी तो मेरी मंगला है। छोटी मैम साहब, ये लीजिए पानी। इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है? लकवा मार गया तेरे पैरों में? नहीं मालकिन, बस आ ही रहे थे। जन्नत देखती है कि उसके पापा किसी लड़के के साथ में घर आए हैं और वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है। जिसके कुछ देर बाद में वो वापस मेकअप करके सबके सामने आती है। उसके आने पर उसे उसके पिता बोलते हैं, अरे बेटी, आ गई तुम, इससे मिलो। ये मेरे दोस्त का बेटा है वरुण, और वरुण ये मेरी बेटी है जन्नत। हेलो जन्नत, नाइस टू मीट यू। वैसे आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। दोनों एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाते हैं। ये देख जन्नत की माँ खुश होकर कहती है, हमारी बेटी कितनी प्यारी लगती है ना, ऐसे प्यार से बात करते हुए। और ये लड़का इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो इसको यहाँ लाया हूँ, ताकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर पाएं। लेकिन अगर जन्नत का असली रंग देखकर उस लड़के ने उसे मना कर दिया तो? हाँ, मुझे भी यही डर है। तभी मैं चाहता था जन्नत इससे अपने असली रंग के साथ मिले, लेकिन ये मेकअप करके बाहर आ गई। इसके बाद अक्सर दोनों का मिलना जुलना होता रहता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद तक करने लगते हैं। जन्नत कभी भी वरुण के सामने बिना मेकअप के नहीं आती। ऐसे ही एक दिन दोनों शॉपिंग करके घर आते हैं। तब जन्नत अपने नौकर को आवाज लगाती है। कुछ देर तक कोई नहीं आता तो जन्नत चिल्ला कर बोलती है, कहाँ मर गए सबके सब? मंगला, गिरधारी, कहाँ हो तुम दोनों? इतने में ही मंगला भागी भागी आती है, जिसे देखकर जन्नत बोलती है, कहाँ मरी पड़ी थी? और वो तुम्हारा निकम्मा पति कहाँ है? छोटी मालकिन, उनकी तबीयत खराब है। आप हमें बोलिए, हम काम करते हैं। इतनी देर से पानी मांगा हुआ है, वो तो लाई नहीं और कहती हो काम करोगी। तुम दोनों पति पत्नी को ना बस मुफ्त का खाकर पेट फुलाना आता है। मंगला पानी लेने चली जाती है। तभी वरुण बोलता है, ये कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? यार थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। ये लोग एक नंबर के कामचोर हैं। अगर आराम से बात करो ना तो सर पर चढ़ जाते हैं। पर किसी के मोटे शरीर को लेकर बोलना गलत है। किसी की कमियां उजागर करने की बजाय उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। मंगला पानी लेकर आती है। जन्नत पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसलने से वो पानी सीधा जन्नत के चेहरे पर गिर जाता है और उसका सारा मेकअप धुल जाता है। ये देखकर वरुण हैरान होकर बोलता है, तुम इतनी काली हो? मतलब अब तक तुम मेरे साथ मेकअप का नकाब पहने घूम रही थी? वो मैं बताने वाली थी। शोर सुनकर वहाँ जन्नत के माता पिता भी आ जाते हैं
जो ये सारा ड्रामा देखकर बोलते हैं। अरे जन्नत, ये तेरे चेहरे पे पानी किसने गिराया? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी अब तक मेकअप की आड़ में अपना ये काला चेहरा छुपाए मेरे साथ घूमती रही और आप लोगों ने भी इसका साथ दिया। पर बेटा, रंग रूप से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी हीरा है, वो तुम्हें कभी किसी बात की शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ वरुण, मैं भले ही काली हूँ पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जाओ ना तो सूरत है ना ही सीरत, तुम्हारे पास घमंड के अलावा कुछ नहीं है। वरुण की कड़वी बातें सुनकर जन्नत के पिता गुस्से में बोलते हैं। बस बहुत हुआ। अरे मुझे लगा था तुम एक सभ्य लड़के हो जो रंग रूप, मोटे पतले, काले गोरे जैसे हीन धारणाओं से कोसों दूर होंगे, पर मैं गलत था। तुम भी सभी की तरह छोटी सोच रखते हो। हाँ जी, ऐसे लड़के के साथ हमारी लड़की कभी भी खुश नहीं रह सकती। पर माँ, पापा, मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वाह अंकल वाह, जैसे मेरे ऊपर चिल्लाए वैसे अगर अपनी बेटी पर चिल्लाते तो शायद उसका ये बेवजह का घमंड सर चढ़कर नहीं बोलता। मुझे उसके काले होने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें तो ये छोटे बड़े की इज्जत करने के गुण भी नहीं है। वरुण प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने से क्या होगा? मंगला दीदी से माफी मांगो। और हाँ, किसी इंसान को उसके औधे या उसके नैन नक्श से नहीं नापना चाहिए। तुमको कोई काला कहे तो तुमको बुरा लगता है, ऐसे ही मंगला दीदी को भी बुरा लगा होगा जब तुमने उनको खाने पर ताना मारा। मुझे माफ कर दो मंगला दी, आज के बाद मैं आपसे तो क्या किसी से भी ऐसे बात नहीं करूँगी। कोई नहीं छोटी मालकिन, हमें बुरा नहीं लगा। मतलब बेटा, तुमको हमारी बेटी पसंद है? हाँ अंकल, मुझे उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा, आज हमें दामाद के रूप में एक बेटा भी मिल गया जो हमारी बेटी को सही राह पे ले आया। इसके कुछ समय बाद में दोनों की शादी करवा दी जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं।